हेलो फ्रेंड्स। हम भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका और उसके आगे का अध्ययन कर रहे थे। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? वो 65 ईयर तक होता है। भारतीय संविधान में मिनिमम एज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ना। जो न्यूनतम आयु होती है न्यायाधीशों की, उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। ठीक है। अधिकतम जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 65 ईयर की एज तक रह सकते हैं। कार्यकाल से पूर्व जो न्यायाधीशों की रिक्ति है वो 3 तरीके से हो सकती है। कौन-कौन से? या तो वो इस्तीफा दे दें, या उनकी मृत्यु हो जाए, या उनको संसद के द्वारा हटा दिया जाए, है ना? ये हटाने की कार्यवाही होती है, ये जो महाभियोग के समान होती है ना? हालाँकि भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग नामक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये सिर्फ़ एक ही जगह किया गया है, वो कहाँ किया गया है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। यहाँ पे जो हटाने की प्रक्रिया है वो मैं बता देता हूँ। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? न्यायाधीशों को संसद में न्यायाधीशों को हटाने का संकल्प पारित करके राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अर्थात एक संकल्प पारित करना होता है संसद में। अगर ये पारित हो जाता है तो जो जज है जिसको हटाने का ये संकल्प लाया गया था वो हट जाता है। हटाने का संकल्प किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो 100 सदस्य, यदि प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया है तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर संकल्प पर होना जरूरी है ना। 100 सदस्य अगर ये लोकसभा में लाया गया है तो 100 सदस्य, और यदि राज्यसभा में लाया गया है तो 50 सदस्य का इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अध्यक्ष या सभापति को यह अधिकार है कि वह संकल्प को स्वीकृति प्रदान करे या स्वीकृति देने से मना कर दे, है ना। स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। अगर मना कर दिया तो वहीं पे ये समाप्त हो जाएगा। यदि संकल्प को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, है ना। यदि इस संकल्प को स्वीकृति दे दी जाती है तब एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। इस समिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक, और एक विधि विशेषज्ञ शामिल होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य एक तो सर्वोच्च न्यायालय में से रहेगा, एक उच्च न्यायालय में से रहेगा और एक विधि विशेषज्ञ रहेंगे। 3 लोग इसमें रहते हैं। न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाता है। उन पर या तो साबित कदाचार होना चाहिए या असमर्थता के आधार होने चाहिए। 2 आधारों पर न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इनमें से किसी भी आधार पर आरोप लगेगा तो इसकी जांच समिति द्वारा की जाएगी। ये समिति की रिपोर्ट में आरोप सत्य पाए गए तो संसद में चर्चा होगी। अगर ये आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर आगे संसद में चर्चा होती है। यदि दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग संकल्प को विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकेगा, है ना। विशेष बहुमत आपको पता ही है क्या होता है? जो सदन की कुल स्ट्रेंथ है उसका आधा और जो मतदान कर रहे हैं उसका 2/3, दोनों मिलाकर विशेष बहुमत बनता है। हटाने का प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, है ना। अब आज तक अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया का पालन करके नहीं हटाया गया है। लेकिन एक ऐसा ही मुद्दा आया था 1991 में के रामास्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने हटाने के संकल्प में कुछ दिशा निर्देश दिए थे जो निम्नलिखित थे। मतलब कहने का तात्पर्य आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के तहत नहीं हटाया गया, है ना। तो लेकिन कुछ फिर भी एक केस हुआ था के वी रामास्वामी केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बातें कही है। उस बातों में क्या है कि न्यायाधीश का हटाने का संकल्प एक बार प्रस्तुत करने के पश्चात लोकसभा के विघटन से अवगत नहीं होगा। अगर एक बार ले आए तो लोकसभा अगर विघटित भी हो गई तो वो समाप्त नहीं होगा। हटाने की प्रक्रिया के 2 चरण है। न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसके 2 चरण है। पहला, है ना, कार्यवाही का आरंभ करना, है ना, करना, अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकृति प्रदान करना, आरोप की जांच करना, है ना। इस चरण का न्यायिक पुनरावलोकन संभव है ना। मतलब जो कार्यवाही प्रारंभ होगी, अध्यक्ष सभापति द्वारा स्वीकृति प्रदान करेंगे और समिति आरोपों का
अगर जांच करेगी इन तीन ही मुद्दों पर, अगर कोई न्यायिक पुनरावलोकन चाहता है कि इसमें कुछ असमानता या भेदभाव अपनाया गया है, तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब कोर्ट में जा सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि इस चीजों में भेदभाव हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। परंतु दूसरी स्थिति क्या है? आरोप साबित होने के पश्चात संसदीय कार्यवाहियों द्वारा संकल्प पारित करना। संसदीय कार्यवाही द्वारा संकल्प पारित कहने का तात्पर्य कि संसद में बहस होना कि किस तरह से आचरण क्या होता है, किस तरह का आचरण डिसाइड किया जाता है, और जो उनमें मतदान होता है विशेष बहुमत से, इन चीजों पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है ना। विशेष बहुमत के द्वारा पास होता है तो इनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया सकता है। अर्थात आप इन संबंध में न्यायालय नहीं जा सकते कि ये जो प्रक्रिया है इसका सही से पालन हुआ है या नहीं हुआ है। तो जो पहले वाली कंडीशन है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, लेकिन ये वाली कंडीशन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है ना, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये प्रक्रिया आपको हमेशा याद रखना है कि किस तरह से हटाया जाता है ना। एक बार मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कैसे हटाया जाता है। जो ये हटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये बहुत सारी जगह काम आती है। एक संकल्प पारित करना होगा, राष्ट्रपति उस पर अगर हाँ भर देता है तो जो न्यायाधीश है उसे हटाया जा सकता है। ये संकल्प सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सदस्य, अगर राज्यसभा में लाया जाएगा तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर इस संकल्प पर होना आवश्यक है। अध्यक्ष या सभापति को अधिकार है कि वो संकल्प को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। अगर अस्वीकार कर दे तो मामला वहीं समाप्त हो जाएगा, यदि स्वीकार करता है तो मामला आगे बढ़ेगा, है ना। अगर संकल्प स्वीकृत हो जाता है, 3 सदस्यीय समिति बनती है। 3 सदस्य जो समिति बनती है 3 सदस्यों की, उसमें कौन-कौन होता है? एक तो उच्चतम न्यायालय से होता है, एक उच्च न्यायालय से होता है, एक विधि विशेषज्ञ होता है। ठीक है? न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इनमें से किसी भी आधार पर आरोप लगेगा तो इसकी जांच समिति के द्वारा की जाएगी। यदि समिति की रिपोर्ट में आरोप सत्य पाए जाते हैं तो फिर संसद में चर्चा होगी, है ना। ये सब होने के बाद संसद में चर्चा होगी। ठीक है। और अगर दोनों सदन अलग-अलग संकल्प को विशेष बहुमत से, है ना, अगर संकल्प जो आता है दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा विशेष बहुमत से अगर पारित कर देती है तो फिर उन जो भी न्यायाधीश के विरुद्ध ये प्रस्ताव आया था उसे हटना पड़ता है। ठीक है। हटाने की प्रक्रिया के 2 चरण है। पहले जो मैंने बताया था, कार्यवाही आरंभ करना, अध्यक्ष सभापति द्वारा स्वीकृति प्रदान करना, आरोपी की जांच करना। इसके इनमें अगर आपको गड़बड़ी लगती है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। परंतु जो दूसरी कंडीशन होती है, जो संसदीय कार्यवाही होती है जिसके अंतर्गत बहस होना, मतदान करना, विशेष बहुमत से पारित होना, इसका आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसको लेकर आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये चीजें हैं न्यायाधीशों को हटाने की। अब आता है हमारा यहाँ पे एक बात और ये बता दूं कि जो न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, बहुत सारे जैसे आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखेंगे तो वो भी इसी तरह से हटता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी इसी तरह से हटाया जाता है ना। और इवन आपको पता होगा कि जो राज्य का चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, उसे भी इसी तरह से हटाया जाता है। पंचायत और जो नगर निकायों का चुनाव कराता है उसको भी इसी तरह से हटाया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इसी तरह से हटाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पद है संवैधानिक जिनको हटाने की प्रक्रिया जो मैंने अभी बताई है, वो यही है। तो इसलिए आपको ये जो हटाने की प्रक्रिया है आपको याद रखनी है कि बहुत सारे एग्जाम में काम आएगी या बहुत सारी जगह इसका आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के सुचारू संचालन के कुछ प्रावधान। तो पहले आता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 127 के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय में कोरम पूरा न होने की दशा में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके, है ना। कोरम पूरा ना होना अर्थात एक मिनिमम स्टैंडर्ड रहता है कि इतने यहाँ पे सदस्य होने ही चाहिए। जो उच्चतम न्यायालय में इतने तो यहाँ पे सदस्य होने चाहिए। अगर कोरम पूरा न हो रहा है तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं, है ना। जब कोई न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तो उसे वही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित होते हैं। तो एडहोक जज की नियुक्ति के ये प्रावधान है आर्टिकल 127 के तहत।
नेक्स्ट आता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 128 के तहत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कौन सी कंडीशन में की जाती है? यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार में अगर वृद्धि होती है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को या उच्च न्यायालय के ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति ऐसे न्यायाधीशों की स्वेच्छा पर निर्भर करती है, अर्थात अगर वो आना चाहते हैं तो वो उनकी इच्छा पर निर्भर करती है। इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, है ना। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। आर्टिकल 126 के तहत यदि किसी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित है तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा, है ना। परंपरा अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है ना। यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस कंडीशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अब हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, है ना। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता सबसे पहले आती है आरंभिक अधिकारिता। यह अनुच्छेद 131 के तहत वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में आरंभिक अधिकारिता का वर्णन है। दूसरा आता है अपीलीय अधिकारिता। अपीलीय अधिकारिता में 4 तरह की अधिकारिता आती है। सबसे पहले आता है संवैधानिक मामले, यह अनुच्छेद 132 में वर्णित है। सिविल मामलों की अधिकारिता, यह अनुच्छेद 133 में वर्णित है। क्रिमिनल मामलों में अधिकारिता अनुच्छेद 134 में वर्णित है ना। और विशेष इजाजत से अपील जो आर्टिकल 136 में वर्णित है ना। और नेक्स्ट हमारी आती है रिट अधिकारिता, यह अनुच्छेद 32 में। रिट अधिकारिता में आपको जब मूल अधिकार मैंने पढ़ाए थे, है ना, मूल अधिकार उसमें बताया था, मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार में बताया था कितने, जैसे अधिकार परीक्षा हो गया, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, ये कुछ रिट अधिकारिता होती है। नेक्स्ट आता है परामर्शदात्री अधिकारिता। ये भारतीय संविधान के 143 के अंतर्गत वर्णित है। और ये कौन से? ये कनाडा के संविधान से ली गई है ना। जो परामर्शदात्री अधिकारिता है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। आरंभिक अधिकारिता अनुच्छेद 131 के तहत संघ अथवा राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में ही आरंभ किया जा सकता है। विवाद की विषय वस्तु कार्यपालिकाई या विधायी प्रावधानों के संदर्भ में होनी चाहिए, है ना। आरंभिक अधिकारिता के कुछ अपवाद भी संविधान में वर्णित है जो निम्नलिखित है ना। सामान्यतः आरंभिक अधिकारिता कैसे होती है? जब दो राज्यों के मध्य विवाद हो जाए या संघ और राज्य के मध्य अगर विवाद हो जाए तो वो विवाद होता है वो किसी न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में आते हैं। आप ऐसा नहीं कोई राज्य किसी राज्य से लड़ाई हो रही है तो उसको उच्च न्यायालय में ले जाएं या छोटे न्यायालयों में ले जाएं, जैसे जिला न्यायालय में ले जाए, वहां पे वो मुद्दे नहीं सुने जाते। जब दो राज्यों या संघ और राज्य के मध्य किसी तरह का विवाद होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी है आरंभिक अधिकारिता के, कौन कौन से हम देख लेते हैं। यदि विवाद किसी ऐसे संधि, समझौते या सनद के संदर्भ में है जो संविधान के लागू होने से पूर्व के थे तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय समेत किसी भी न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है ना। अगर कोई ऐसा विवाद है जो संधि, समझौता, सनद है ना, जो भारतीय संविधान के पहले से लागू होने से, भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व के, तो ऐसे मामले में किसी तरह की सुनवाई नहीं होगी, है ना। कोई तरह की सुनवाई नहीं होगी। जो केंद्र को फैसला लेना होगा उसमें ले लेगा, किसी तरह का इस पर कोई विवाद नहीं रहेगा। अर्थात ये प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएंगे। अनुच्छेद 262 के अनुसार नदी जल विवाद संबंधी ऐसे मामले अंतर्राज्यीय नदी जल प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाएंगे। ऐसे मामले ना तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरंभिक अधिकारिता के अधीन सुने जाएंगे और ना ही प्राधिकरण के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी, है ना। तो एक प्रावधान ये है आर्टिकल
262 के तहत अंतरराज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है तो वो भी इसमें अपवाद के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट आता है अपीलीय अधिकारिता, है ना। अपीलीय अधिकारिता जो मैंने बताया था सबसे पहले संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 के तहत यदि संविधान के किसी प्रावधान के संबंध में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो उच्च न्यायालय से अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। विधि के सारवान प्रश्न से आशय कि संविधान के किसी प्रावधान के संबंध में एक से अधिक व्याख्याएं संभव है या अलग अलग न्यायालय ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की है ना। तो ये विधि का सारवान प्रश्न होता है। सामान्यतः विधि का सारवान प्रश्न एक ऐसी बात है जहां अगर आप संविधान में जैसे आप देखिए अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है, जीवन का अधिकार, है ना, जीवन का अधिकार। अब संविधान में तो लिखा है कि जीवन का अधिकार है। अब जीवन का अधिकार में बहुत सारे इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, जैसे स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार, है ना, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार भी जीवन का अधिकार होना चाहिए, है ना। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, है ना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। गहरी नींद में सोने का अधिकार, है ना, गहरी नींद में सोने का अधिकार, है ना, गहरी नींद में सोने का अधिकार। तो ये इंटरप्रिटेशन हुई। तो अगर कोई बोलेगा अनुच्छेद 21 के तहत आपने देखो, मैं एक मतलब एक घटना बताता हूँ। जब अन्ना आंदोलन हुआ था 2012 में, तो अन्ना आंदोलन का सपोर्ट बाबा रामदेव ने किया था। बाबा रामदेव ने किया तो कोई दिल्ली के रामलीला मैदान पर उन्होंने अनशन प्रारंभ किया। अनशन प्रारंभ किया तो उनके अनुयायी रात को, अनशन दिन में होता था, रात को सब सोते थे। अब वो सब सो रहे थे, केंद्र सरकार ने क्या वहां पे लाठीचार्ज करवा दी, लाठीचार्ज किया जो पुलिस लोगों ने। तो लाठीचार्ज किया तो जो रात में लोग सो रहे थे, बाबा रामदेव का जो पहले तो दिन भर अनशन करते थे, रात को वो सोते थे। अब रात को सोते वक्त पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई तो वहां के लोग जो सो रहे थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया कि हमें सोने नहीं दिया गया, अर्थात गरिमापूर्ण सोने का अधिकार। फिर कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, इस पर एक्शन होनी चाहिए। आप दिन में भगाते, जब वो आंदोलन कर रहे थे, रात को अगर वो गहरी नींद में सो रहे हैं या अपने से अच्छे से सो रहे हैं तो उनको गहरी नींद से उठाने का आपको अधिकार नहीं है। ये संविधान के अनुच्छेद 21 का हनन है ना, अनुच्छेद 21 का हनन माना, है ना। 21 में क्या लिखा था, जीवन का अधिकार। तो उन्होंने गहरी नींद में सोने का अधिकार को जीवन का अधिकार माना और जो पुलिस कार्यवाही को गलत माना। इस तरह से इंटरप्रिटेशन आती रहती हैं। तो ये मैं विधि का सारवान प्रश्न बताना चाहता है कि विधि का सारवान प्रश्न क्या क्या होता है, किस तरह से कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है। अब आता है दोनों, ये जो मैंने बताई स्थितियां यहाँ पे संवैधानिक मामलों में, ये दोनों ही स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक प्रावधान की अंतिम व्याख्या अनिवार्य है ना, अंतिम व्याख्या अनिवार्य। नेक्स्ट आता है सिविल मामलों से अपील। अनुच्छेद 133 के तहत सिविल मामलों से अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कौन से आधारों पर? दो आधारों पर अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे दे कि आप हमने आप फैसला सुना दिया है और अब आप चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर कंडीशन क्या हो सकती है, सार्वजनिक विधि का सारवान प्रश्न या किसी सिविल मामले में सार्वजनिक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना अनिवार्य है ना। तो ये दो बातें हैं, उस आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में की अपील की जा सकती है सिविल मामलों में। विधि का सारवान प्रश्न मैंने बता दिया है कि जहां पर ऐसा लगता है कि यार इसकी व्याख्या और हो सकती है या कुछ ऐसी बातें जो इसके अंतर्निहित है जो कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट की जानी चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है। सार्वजनिक महत्व से आशय कि निर्णय का प्रभाव मामले से संबंधित पक्षों के साथ साथ समाज के बड़े वर्ग पर भी पड़ता है ना। तो ये क्या कहलाएगा, सार्वजनिक महत्व। नेक्स्ट आता है क्रिमिनल मामलों में अपील। यह अनुच्छेद 134 के अंतर्गत वर्णित है। यहाँ भी दो तरह से अपील की जाती है, प्रमाण पत्र द्वारा अपील, यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देते, या बिना प्रमाण पत्र द्वारा अपील, है ना। बिना प्रमाण पत्र के द्वारा कैसे करेंगे, निम्नलिखित दो मामलों में बिना प्रमाण पत्र के अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मामले में सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को बरी किया हो और उसी मामले में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मौत की सजा सुनाई हो तो फिर क्या होगा, वो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, यदि किसी मामले को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट में प्रतिषेध करके अपने पास मंगाया है और अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दे दी है
तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। तो ये दो कंडीशंस के मामलों में अगर आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया है उच्च न्यायालय ने, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 1970 में संसद ने अधिनियम पारित करके यह प्रावधान किया है कि ऐसे मामले जिसमें सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को बरी किया हो या सेशन कोर्ट में मामले को प्रतिषेध करके अपने पास मंगाकर उच्च न्यायालय ने 10 साल या उससे अधिक की सजा दी हो, बिना प्रमाण पत्र के अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है ना। मतलब कहने का तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो उच्च न्यायालय के बहुत सारे केसों को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये दो कंडीशन तो थी सही, अगर 10 साल से ज्यादा की सजा भी देता है तब भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, हम सर्वोच्च जब न्यायिक सक्रियता अति सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे या सर्वोच्च न्यायालय के केसों के बारे में पढ़ेंगे, तब हम एक मुद्दा ये भी जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यभार में कितनी वृद्धि हो रही है लगातार। आपने देखा होगा पीआईएल मैंने पढ़ाया था ना, जनहित याचिका भी एक लार्ज स्केल में दायर की जा रही है ना। और जो केसेस हैं वो उच्च न्यायालय अधिकरणों से लेकर आर्टिकल 136 जो विशेष इजाजत से अपील है, अवशिष्ट अपीलीय अधिकारिता है, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा, उसके माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहे हैं, है ना। जो केसेस जा रहे हैं उसकी वजह से केसों का बर्डन बढ़ता जा रहा है और हमारे जो न्याय में देरी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक अधिकार का उल्लंघन है। न्याय में देरी भी अन्याय के समान है। ठीक है, तो हमको एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें न्याय आसानी से सुलभ और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत हो। एक मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ, एनजेएसी, ये आप नेट पर सर्च करिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी। इसके क्या लाभ क्या हानि, आप इस पर एक यूपीएससी का मेंस आंसर लिख सकते हैं। ये क्या है एनजेएसी, जैसे यूपीएससी क्या करती है, जो सिविल सेवकों की भर्ती करती है, जैसे कलेक्टर हो गए, जो एसपी वगैरह हो गए, इनकी भर्ती करती है। इसी तरह से एनजीएसी का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसमें जजों की नियुक्ति कोर्ट यूपीएससी के द्वारा की जाए और गुणवत्ता युक्त, मतलब ज्यादा लोग जज बनने चाहिए, है ना। जितने ज्यादा जज बनेंगे जो न्याय मिलेगा वो जल्दी से जल्दी मिलेगा और लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। तो एनजीएसी को आप सर्च करिए, इसके लाभ और हानि बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है विशेष इजाजत से अपील, आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव अपीलेट जुरिडिक्शन, अवशिष्ट अपीलीय अधिकारिता। ये न्यायालय की अवशिष्ट अपीलीय अधिकारिता है। ऐसे सभी मामले जिसमें उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र न जारी किया हो या जिसमें किसी अधिकरण को अंतिम निर्णय देने का अधिकार दिया गया हो और अपील का कोई प्रावधान ना हो, सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति से अपील का अधिकार दे सकता है। देखो यहाँ पे घूम फिर कर बात वहीं आ गई। आप आर्टिकल 136 का प्रयोग करके उच्च न्यायालय ने भले किसी भी तरह का फैसला सुनाया हो, आपको लगता है कि मेरे को निर्णय में कुछ डाउट है या मेरे को और सुनवाई, मतलब मुझे और इसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए, इसलिए मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर आप फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप आर्टिकल 136 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते। तो ये विशेष इजाजत से अपील हो गई। इसकी वजह से भी सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यभार है वो भी बढ़ रहा है, मतलब केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस प्रकार लगभग सभी मामले जो उच्च न्यायालय अधिकारियों द्वारा निर्णीत किए जाते हैं, ऐसे मामले स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता के अधीन सम्मिलित हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेष इजाजत से अपील का अधिकार दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परामर्शदात्री अधिकार, या आर्टिकल 143 के अंतर्गत है। इसकी प्रेरणा कनाडा के संविधान से ली है। राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर जिसमें किसी विधि के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, परंतु ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी राय देने के लिए बाध्य और ना ही राष्ट्रपति अपनी ऐसी राय मानने के लिए बाध्य। अर्थात कहने का तात्पर्य है आर्टिकल 143 के तहत अगर सरकार चाहे तो परामर्श प्राप्त कर सकती है उच्चतम न्यायालय से, लेकिन जो परामर्श दिया जाता है वो कोई बाध्यकारी नहीं होता। ये आवश्यक नहीं कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय किसी वास्तविक स्थिति से संबंधित हो, किसी काल्पनिक स्थिति से संबंधित विषय पर भी राय मांगी जा सकती है। मतलब सरकार चाहे तो किसी भी स्थिति में राय मांगी जा सकती है। नोट, यद्यपि अगर एक महत्वपूर्ण मुद्दे है, यद्यपि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है,
परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल 143 सब क्लोज 2 के तहत ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। स्टेट पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया, कहीं भी ये बात पूछी जा सकती है जो मैं ये बताने वाला है। क्या है अनुच्छेद 143 सब क्लोज 2 में? राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संविधान लागू होने से पूर्व किसी संधि समझौतों के कारण राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद या संघ राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सके, है ना। सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सके और ऐसी राय पर न्यायालय को अपनी राय देने के लिए बाध्य, है ना, राय देने के लिए यहाँ पे न्यायालय बाध्य है। ठीक है, तो ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका की आगे की बातों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए